हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एडवांस एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से आपको बतलाने वाले हैं कपास की उन्नत खेती यानी वीटी कॉटन फार्मिंग। नरमे की खेती, कपास की खेती हमारे किसान भाई कब और कैसे कर सकते हैं। कपास की फसल पर 2-3 ऐसी समस्या आती है। एक तो विल्ट यानी फलता फूलता पौधा सूख जाता है, इसका इलाज उपाय बतलाएंगे। और अभी पहले तो बिना स्प्रे पर भी कपास की फसल आ जाती थी। सुंडी का प्रकोप देखने के लिए मिलता है। जी हाँ दोस्तों, हम पिंक बॉल वर्म की बात कर रहे हैं। इसके अलावा हरा जो मच्छर है, इसकी रोकथाम आप कैसे कर सकते हैं। और कपास की फसल पर जो बीमारी आती है, जो रोग डिजीज आते हैं, उनका इलाज, ज्यादा उत्पादन निकालने के लिए, ज्यादा प्रोडक्शन निकालने के लिए दोस्तों आपको कपास पर कौन से जरूरी काम करने चाहिए। तो इस वीडियो के माध्यम से आपको संपूर्ण जानकारी डिटेल के साथ, विस्तार के साथ शेयर करने वाले हैं। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल पर पहली बार आप वॉच कर रहे हैं वीडियो को, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आज का हमारा विषय है कॉटन फार्मिंग यानी नरमा की खेती। तो इस वीडियो के माध्यम से टाइम भले थोड़ा दोस्तों ज्यादा लग जाए, लेकिन आपको हम डिटेल के साथ, विस्तार के साथ जानकारी शेयर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं टाइमिंग यानी अनुकूल समय। तो जो अनुकूल समय है कपास की खेती करने के लिए, वैसे तो अप्रैल से लेकर जून के मध्य आप कभी भी दोस्तों बुआई कर सकते हैं। अंगेती बुआई करने के लिए आप 15 अप्रैल से लेकर 15 मई तक आप बुआई कर सकते हैं। एवं लेट सोइंग पछेती बुआई के लिए 1 जून से 10 जून के आसपास आप बुआई कर सकते हैं। जो कपास की फसल है दोस्तों, खरीफ सीजन की प्रमुख नगदी फसलों में से एक माना जाता है। और हमारे किसान भाई काफी बड़ी मात्रा पर कपास की खेती करते भी हैं। काफी अच्छा प्रॉफिट आप नरमा की फसल से निकाल सकते हैं। कुछ बीमारी आती है, उनका इलाज वीडियो के बीच में बतलाने वाले हैं, तो वीडियो को स्किप नहीं करना है। जलवायु और टेम्परेचर के ऊपर बात करें तो कपास की जो फसल है लंबी अवधि की क्रॉप है, और इसके लिए जो जलवायु है गर्म और शुष्क जलवायु की दोस्तों आवश्यकता पड़ने वाली। टेम्परेचर काफी ज्यादा डिपेंड करता है। अंकुरण के समय 32 से 34 डिग्री सेल्सियस, बढ़वार के समय 21 से 27, और फ्रूटिंग स्टेज पर दोस्तों 25 से 30 डिग्री सेल्सियस, और औसत टेम्परेचर 25 से 38 डिग्री सेल्सियस का यदि टेम्परेचर रहता है तो बहुत ही बेहतरीन कपास का जो बॉल्ब होती है उनका साइज काफी अच्छा देखने के लिए मिलने वाला है। लंबे रेशे वाली कुछ वैरायटी के बारे में बतलाएंगे जिनका उत्पादन काफी अच्छा है। भूमि और खेत की तैयारी के ऊपर बात करते हैं तो कपास की खेती वैसे तो आप सभी प्रकार की भूमि पर खेती कर सकते हैं, लेकिन अच्छा उत्पादन के लिए काली भूमि है, रेतीली दोमट है, इसके अलावा पीली दोमट है, चिकनी दोमट है। हल्की भूमि हो, मध्यम भूमि हो या फिर भारी भूमि, सभी प्रकार की सॉइल पर खेती कर सकते हैं, लेकिन काली मिट्टी पर बहुत ही अच्छा उत्पादन देखने के लिए मिलता है। बस मृदा की पीएच वैल्यू 5.5 से 7.5 तक चल जाती दोस्तों, एवं 7.5 से अधिक मृदा की पीएच वैल्यू है, अधिक एल्कलाइन है। तो फिर जब आप खेत की तैयारी कर रहे हो उस समय 50 किलोग्राम जिप्सम का दोस्तों आपको प्रयोग करना चाहिए। उपयुक्त जीवाश्म पदार्थ वाली जो सॉइल होते, खेत होते हैं, वहां पर आप यदि खेती करते हैं, उपयुक्त जीवाश्म पदार्थ वाली, उत्तम जल निकास वाली प्रबंध यदि होता है, तो फिर आप कपास की खेती कर सकते हैं। खेत की तैयारी आपको 1 से 2 बार कल्टीवेटर से प्लॉविंग यानी जुताई कराना चाहिए, और फिर उसके बाद दोस्तों रोटावेटर या फिर हैरो की मदद से मिट्टी को ठीक तरीके से भुरभुरी करा लेना चाहिए। खेत के चारों साइड साफ सफाई भी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तारबंदी होना चाहिए, और यदि जंगली जानवर परेशान करते हैं तो तारबंदी प्लस ग्रीन नेट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इन बातों को आपको फॉलो करना है। इस प्रकार आपको खेत की तैयारी कराना चाहिए। मिट्टी जितनी ज़्यादा भुरभुरी होगी, एकदम पाट लगाकर खेत को आपको समतल कराना है। फिर बुआई करते समय बहुत ही अच्छे तरीके से पौधा जो है दोस्तों सीड से वो ग्रोइंग लेने वाला है। तो इस प्रकार आपको फार्म की प्रिपरेशन करना चाहिए। उन्नतशील इम्प्रूव वैरायटी के ऊपर दोस्तों बात करते हैं वीटी कॉटन की, जो कि लंबे रेशा वाली होती हैं, काफ़ी अच्छा उत्पादन देने वाली जो वैरायटी हैं। भारत भर में तो ऐसी सैकड़ों वैरायटी हैं दोस्तों जिनका उत्पादन 19-20 है, कम भी है, बहुत ज़्यादा कम भी है। कुछ वैरायटी ऐसी हैं जो भूमि के हिसाब से बनाई गई हैं, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से आपको बतलाने वाले हैं हल्की भूमि, मध्यम भूमि, भारी भूमि, सभी प्रकार की, चाहे लेट सोइंग कर रहे हो, अर्ली सोइंग कर रहे हो, टाइम पर आप बुआई कर रहे हो, तो इन वैरायटी को आप लगाकर, न केवल लगाकर दोस्तों, एक बल्कि अच्छा उत्पादन भी आप इन किस्मों से निकाल सकते हैं। तो जो नंबर 1 पर दोस्तों जो किस्में हैं
वीटी कॉटन राशि सीड्स की 773 के नाम से आती है, राशि सीड्स की 776 और राशि सीड्स की एक और वैरायटी आती है 650 के नाम से आती है। इसके अलावा यूएस एग्री सीड्स की 51 वैरायटी के नाम से आती है, अजय की 555, वीटी कॉटन और राशि सीड्स की 659 एवं 926 के साथ साथ दोस्तों निजी वीडियो सीड्स की भक्ति के नाम से आती है। तो इन किस्मों को हमारे किसान भाई लगा सकते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको जो राशि कंपनी की जो वैरायटी है इनका उत्पादन काफी अच्छा है, इसीलिए इन किस्मों के बारे में बतलाया है, तो आप इन किस्मों को लगा सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको 7-8 जो वैरायटी के बारे में बतलाए हैं। राशि सीड्स भी काफी अच्छा उत्पादन देती हैं, यह किस्में अच्छा उत्पादन इन किस्मों से आप निकाल सकते हैं। और इनका जो पौधा होता है दोस्तों इन किस्मों का लंबे समय तक ग्रीननेस देखने के लिए मिलता है, ज़्यादा फुटाव देखने के लिए मिलते हैं, ज़्यादा वॉल्व की संख्या, ज़्यादा टेंडू की संख्या देखने के लिए मिलती है और कपास भी काफ़ी अच्छी प्रति पौधा लगने वाली है। तो आगे चल के बतलाएंगे उत्पादन और इनकी लाइफ साइकिल कितनी है, तो इन किस्मों को हमारे किसान भाई लगा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं प्रति एकड़ सीड्स। एक एकड़ में आपको दोस्तों कितना बीजों की बुआई करने वाले हैं, बीज लगने वाले हैं। तो आपको कपास की दोस्तों आपको नर्सरी तैयार नहीं करनी पड़ती है, इसकी आपको पौधशाला तैयार नहीं करनी पड़ती है, बल्कि डायरेक्ट आप फील्ड पर एक बीजों की डायरेक्ट फील्ड पर बुआई कर सकते हैं। प्रति एकड़ सीड्स 800 से 900 ग्राम सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है। सीड्स रेट के ऊपर दोस्तों बात करते हैं, 400 ग्राम सीड्स की कीमत है ये मान लीजिए 700 से 800 रुपए के आसपास देखने के लिए मिलती है। कुछ ऐसी वैरायटी हल्की होती है जिनकी कीमत थोड़ा सा कम रहती है। अच्छी किस्मों को ही आपको लगाना है, सबसे पहली बात। दूसरी बात, आपको फसल चक्र जरूर अपनाना चाहिए यदि विल्ट की समस्या आती है। तो उन्नतशील किस्में जिनका उत्पादन काफी अच्छा हो उन किस्मों को ही आपको सिलेक्शन और चुनाव करना चाहिए। अगले टॉपिक के ऊपर दोस्तों बात करते हैं बेड तैयार। बेड प्रिपरेशन आपको किस प्रकार करना चाहिए, तो देखिए कपास की खेती आप साधारण तरीके से खेती करने के बजाय बेड बनाइए, यानी क्यारी नाली विधि से आप खेती करें। बेड बनाइए और बेड के ऊपर दोस्तों आपको बुआई करनी चाहिए, इससे काफी बढ़िया पौधा बढ़वा लेता है। तो बेड की दोस्तों आपको चौड़ाई रखनी है 2.5 फीट और बेड से बेड की दूरी 4 फीट और बेड की ऊंचाई 1 फीट रखनी चाहिए। बेड मेकर या फिर बेड राइजर से हमारे किसान भाई कुछ इस प्रकार जो कि वीडियो पर देख रहे हैं, बेड मेकर या फिर बेड राइजर से बेड तैयार करा सकते हैं। बेड विधि से ही आपको खेती करनी है। अब ड्रिप नहीं है तो दोनों क्यारी के बीच में आप सिंचाई कर सकते हैं फ्लैट एरीगेशन से। वैसे भी यह खरीफ सीजन की प्रमुख फसल है, तो बरसात हो रही है तो आपको कम ही सिंचाई करनी पड़ती है, तो आपको आवश्यकता अनुसार पहली बात तो सिंचाई करनी पड़ेगी। तो आपको टाइमिंग से ही बुआई करनी है, यानी जो उचित समय है जो हमने टाइमिंग बतलाया है उसी टाइम दोस्तों आपको बुआई करनी चाहिए। अगले विषय के ऊपर दोस्तों बात करते हैं बेसल डोज। अब प्राइमरी न्यूट्रिएंट बहुत ज़्यादा जरूरी होते हैं। क्यों जरूरी होते हैं? कपास की जो फसल है दोस्तों इसमें नाइट्रोजन की आवश्यकता तो पड़ती है, लेकिन फास्फोरस, सल्फर, कैल्शियम, मैग्नीशियम की बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ती है और बीच बीच में ह्यूमिक एसिड और माइक्रो न्यूट्रिएंट यदि आप देंगे तो फिर जो पैदावार है वो बढ़ने वाली है। तो प्राइमरी न्यूट्रिएंट पर कुछ ऐसी खादों को देंगे आप तो बहुत ही बेहतरीन आपको रिजल्ट देखने के लिए मिलने वाले। तो गोबर की खाद 3 ट्रॉली एकदम पकी हुई गोबर की खाद होनी चाहिए। एसएसपी सिंगल सुपर फास्फेट पाउडर फॉर्म वाली 50 किलोग्राम, डीएपी 40 किलो, रीजेंट जीआर दानेदार 5 किलोग्राम। यदि दीमक की समस्या देखने के लिए मिलती है तो रीजेंट जीआर दानेदार इंसेक्टिसाइड आपको 5 किलोग्राम, इन सभी को मिक्स कर लेना है। जो बेड बना रहे हैं दोस्तों उसके ऊपर आप 1 एकड़ पर जानकारी प्रति एकड़ की दर से शेयर कर रहा है। 1 एकड़ में 43,560 स्क्वायर फीट होते हैं, तो 1 एकड़ से जानकारी शेयर कर रहा है। 1 एकड़ में बेड के ऊपर देकर के एकदम बेड आपको प्रिपरेशन कराना चाहिए। इन बातों को आपको जरूर फॉलो करना चाहिए। बीज उपचार के ऊपर दोस्तों बात करते हैं सीड्स ट्रीटमेंट। यदि आप घर का बीज बो रहे हैं या फिर देसी बीज या फिर बहुत ज़्यादा हल्की वैरायटी को लगा रहे हैं तो बीज उपचार बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और यदि फिर विल्ट की समस्या कुछ ज़्यादा ही आती है तो फिर इसके लिए आपको एक काम करना है कि ट्राइकोडर्मा, अब 1 किलोग्राम बीजों को लेना है और 5 ग्राम ट्राइकोडर्मा से आपको बीज उपचार करके 40 मिनट तक छांव में सुखाकर आपको बुआई करनी चाहिए। इन बातों को फॉलो करेंगे तो जो अंकुरण है, जर्मिनेशन है दोस्तों, वो बहुत ही अच्छा होने वाला है। तो इन बातों को काफ़ी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। मल्चिंग और ड्रिप, तो देखिए
आप चाहें तो मल्चिंग को भी लगा सकते हैं और ड्रिप को भी लगा सकते हैं। यदि ड्रिप इजीली उपलब्ध है दोस्तों तो आप ड्रिप को भी लगा सकते हैं। 16 mm इनलाइन और मल्चिंग पेपर ऑप्शनल है, आप चाहें तो लगा भी सकते हैं। अब लगाना चाहते हैं तो 25 से 30 माइक्रोन का मल्चिंग पेपर दोस्तों आप लगा सकते हैं। तो आप कुछ इस हिसाब से भी खेती कर सकते हैं, लेकिन हम आपको ये नहीं कह रहे कि आप ड्रिप लगा ही लीजिए। देखिए, सिंचाई करने में आसानी होती है, खाद देने में आसानी होती है, उसकी खाद भी अलग चलती है, वाटर सेल्युबल फर्टिलाइजर्स। तो जरूरी नहीं है कि दोस्तों आपको इन बातों को फॉलो ही करना, मल्चिंग ड्रिप को ही लगाना है। आप चाहें तो लगा सकते हैं। आप कौन सी लगा सकते हैं वो आपको बतला दिया है। प्लांट डिस्टेंस के ऊपर दोस्तों बात करते हैं तो देखिए, बुआई के ऊपर सबसे पहले वार्तालाप करते हैं। तो देखिए, आप कपास की यानी नरमा की जो दोस्तों बुआई है सीड्स की, आप हाथों से भी कर सकते हैं और सीडल विधि से भी दोस्तों आप बुआई कर सकते हैं। तो कितनी दूरी पर आपको बुआई करनी चाहिए, ये मान लीजिए कि पौधे से पौधे की दूरी 2 फीट और लाइन से लाइन की दूरी आपको 4 फीट रखनी चाहिए। अब जो सीड्स की बुआई कर रहे हैं, कितनी गहराई पर हमको बुआई करनी चाहिए, तो 3.5 से 4 सेंटीमीटर सफिशिएंट है। यानी 4 सेंटीमीटर से ज़्यादा गहराई पर कपास की सोइंग नहीं करनी चाहिए। यह डिस्टेंस बहुत ज़्यादा अच्छा डिस्टेंस है। अब दोस्तों कुछ इस प्रकार भी आप समझ सकते हैं कि कुछ ऐसी वैरायटी होती हैं जिनकी पौधे की लंबाई कुछ ज़्यादा ही होती है, यानी ज़्यादा से भी ज़्यादा होती है, तो प्लांट डिस्टेंस को आप थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। और कुछ ऐसी वैरायटी होती हैं जिनका पौधे की जो लंबाई है कम होती है, तो उनका डिस्टेंस आप आधा फीट कम भी कर सकते हैं। तो इन बातों को आपको ध्यान में रखना चाहिए। एक और किसानों का मिथ ये रहता है कि ज़्यादा बुआई करने से, ज़्यादा सीड्स की बुआई करने से ज़्यादा पैदावार निकलती, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है दोस्तों। तो कपास की जो आप बुआई कर रहे हैं, जो वायु का संचारण है अच्छा हो जाए, ज़्यादा घनत्वता में आपको यानी पास में ही बुआई नहीं करनी है। निश्चित डिस्टेंस पर ही दोस्तों आपको कपास की बुआई करनी चाहिए। यानी कम घनत्वता होनी चाहिए, यानी जो हवा है आसानी से एक पौधे से दूसरे पौधे तक पहुँचे। इस प्रकार आपको डिस्टेंस मेंटेनेंस करके आपको निश्चित डिस्टेंस पर बुआई करनी चाहिए। उत्पादक राज्यों के ऊपर दोस्तों बात करते हैं तो कपास की जो खेती है, गुजरात पर आप खेती कर सकते हैं, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और तमिलनाडु पर भी आप खेती कर सकते हैं। अब तो हमारे किसान भाई खासकर छत्तीसगढ़ है दोस्तों, इसके अलावा बिहार है, तो अलग अलग राज्यों पर आप कपास की खेती करके काफ़ी अच्छा उत्पादन निकाल सकते हैं। सिंचाई के ऊपर बात करते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट विषय है। इरिगेशन किस प्रकार करना चाहिए, तो यह खरीफ सीजन की फसल है और बरसात ना हो रही हो तब आपको सिंचाई करनी। ऐसा नहीं कि सिंचाई भी आप करे जा रहे हैं, बरसात भी हो रही, पीलापन की समस्या आ जाएगी। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो जब आप बुआई कर रहे हो, देखिए किसान भाइयों, अंगेती आप बुआई कर रहे हैं तो ध्यान ये रखिए कि सिंचाई के साधन अच्छे होना चाहिए, तभी आप कपास की बुआई करें अंगेती, क्योंकि स्प्रिंकलर से सिंचाई आपको करनी पड़ सकती है। तो इसलिए अंगेती कपास की खेती कर रहे हैं तो अच्छा सिंचाई के साधन होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो सबसे पहले दोस्तों आपको पलेवा करना है। जी हाँ, पलेवा करना है, उसके बाद बुआई करनी है। फिर उसके बाद जो फर्स्ट सिंचाई करनी है, ये मान लीजिए 25 दिन से लेकर 35 दिन के मध्य आपको पहली सिंचाई करनी चाहिए। बहुत जल्दी सिंचाई नहीं, बल्कि 25 से 35 दिन के मध्य आपको पहली सिंचाई करनी चाहिए। इसी हिसाब से 15 से लेकर 25 दिनों के अंतराल पर आपको आवश्यकता अनुसार सिंचाई करनी चाहिए। यदि बरसात ना हो रही हो तब आप यानी जो कपास की फसल है थोड़ा सा मध्यम सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है, बहुत ज़्यादा सिंचाई नहीं करनी पड़ती है। यदि सिंचाई के साधन कम भी है तो कपास का उत्पादन आप निकाल सकते हैं। खरपतवार नियंत्रण के ऊपर दोस्तों बात करते हैं तो कपास की फसल पर हो सके तो आप कुल्पा की मदद से निराई गुड़ाई कराएं, यानी मजदूरों की सहायता से निराई गुड़ाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। और हमारे मध्य प्रदेश पर ज़्यादातर जो कपास की खेती होती है कुल्पा लगाकर ही मजदूरों की मदद से ही दोस्तों निराई गुड़ाई की जाती है। तो इन बातों को आपको तो फॉलो करना ही करना चाहिए, यानी निराई गुड़ाई करें, मिट्टी को चढ़ाएं, इन आम बातों को फॉलो तो करना ही है। लेकिन थोड़ा सा समस्या आती है
बुआई के समय ही खरपतवार अंकुरण न हो तो इसके लिए आप चाहें तो प्री इमर्जेंट हार्बिसाइड पेंडिमेथिलीन 30% EC 1 लीटर 200 लीटर पानी में घोल करके स्प्रे कर सकते हैं। यानी पहले पलेवा करना है, फिर बुआई करना है, उसके बाद दोस्तों पेंडिमेथिलीन हार्बिसाइड प्री इमर्जेंट हार्बिसाइड 1 एकड़ में, जो कि आप वीडियो पर देख रहे हैं, इस प्रकार आप स्प्रे कर सकते हैं। तो इन बातों को फॉलो कर सकते हैं। पोस्ट इमर्जेंट हार्बिसाइड का भी आप स्प्रे कर सकते हैं। आने वाले समय पर इनकी वीडियो आ जाएगी चैनल पर बहुत जल्द। तो ऐसा नहीं है कि पोस्ट इमर्जेंट हार्बिसाइड स्प्रे नहीं की जा सकती है। तो इन बातों को आपको फॉलो करना है कि हो सके तो जहां तक कम से कम खरपतवार नाशक का आपको स्प्रे करना चाहिए, और प्री इमर्जेंट में इन बातों को आप ध्यान में रख के पेंडामेथिलीन का भी स्प्रे आप कर सकते हैं। यानी सीड्स अंकुरण से पहले ही आपको स्प्रे करना चाहिए पेंडिमेथिलीन। यदि नॉलेज ना हो खरपतवार नाशक का तो बिल्कुल भी कपास की फसल पर आपको स्प्रे नहीं करना चाहिए, उल्टा नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। निराई गुड़ाई करें, 2 मजदूरों की मदद से निराई गुड़ाई करें, सबसे बढ़िया ऑप्शन दोस्तों माना जाता है कपास की फसल पर। अगले महत्वपूर्ण विषय के ऊपर दोस्तों बात करते हैं कपास की फसल पर स्प्रे शेड्यूल। अब जो कपास की फसल है दोस्तों, यह काफी ज्यादा महत्वपूर्ण विषय है कि इसमें सुंडी का प्रकोप देखने के लिए मिलता है। अब 3-4 साल पहले क्या होता था कि सुंडी का प्रकोप बिल्कुल ना के बराबर था। हरा माहू चैंपा का प्रकोप एकदम हल्के फुल्के कीटनाशक स्प्रे कर देते थे, कंट्रोल हो जाता था। लेकिन आज के समय दोस्तों सुंडी यानी पिंक बॉल वर्म और चैंपा, इनकी समस्या, सफेद मक्खी की समस्या दिन उपाय बढ़ती जा रही है। तो कैसे कंट्रोल हमारे किसान भाई कर सकते हैं सस्ते पर, आइए दोस्तों समझते हैं। कीट प्रबंधन के ऊपर दोस्तों बात करते हैं, उसके बाद एक एक बीमारी और उसका इलाज क्या है समझते हैं हम डिटेल के साथ। कीट प्रबंधन के ऊपर बात करते हैं तो प्रमुख रूप से दोस्तों हरा तीला, एफिड एसिड, सफेद मक्खी, गुलाबी सुंडी, विल्ट और ब्लाइट की समस्या देखने के लिए मिलती है। तो बीमारी कम आए तो सबसे पहले तो आपको एक काम करना है कि पीला और नीला ट्रैप जरूर लगाना। येलो और ब्लू ट्रैप 1 एकड़ में 15 से 20 फीट फसल से 2 फीट ऊंचाई पर आप ट्रैप स्टिकी ट्रैप लगा दीजिए। इससे बहुत अच्छा आपको लाभ मिलने वाला है। इसके अलावा दोस्तों हरा मच्छर का प्रकोप यदि देखने के लिए मिलता है, जिसे हम तेला भी कहते हैं, तो UPL की उलाला 5 ग्राम या फिर डाइफेंथुरॉन 50% WP 25 ग्राम, दोनों में से कोई एक टेक्निकल वाली कीटनाशक 15 लीटर पानी घोल करके स्प्रे कर दीजिए। इसके अलावा दोस्तों सफेद मक्खी का प्रकोप देखने के लिए मिलता है। अब सफेद मक्खी का प्रकोप कम है तो एसिटामिप्रिड 20% SP आप ले लीजिए दोस्तों 10 ग्राम, या फिर पायरिप्रॉक्सीफेन 40 ml, दोनों में से कोई एक है, 15 लीटर पानी घोल करके आप स्प्रे कर सकते हैं। अब अधिक सफेद मक्खी का प्रकोप है तो ऐसी सिचुएशन पर GSP कंपनी की SLR 525 इंसेक्टिसाइड आती है दोस्तों 25 ml, या फिर VASF कंपनी की सैफीना 40 ml, दोनों में से कोई एक 15 लीटर पानी घोल करके स्प्रे आप कर दीजिए। यदि सफेद मक्खी का प्रकोप कम है तो दोनों कीटनाशक में से कोई एक, और यदि व्हाइट फ्लाई का प्रकोप अधिक है तो दोनों कीटनाशक में से एक कीटनाशक को आप फॉलो कर सकते हैं, स्प्रे कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों सुंडी, जी हाँ यही वो समस्या है, पिंक बॉल वर्म, सुंडी का प्रकोप देखने के लिए मिलता है तो इनमें से कोई एक स्प्रे कर दीजिए। बायर कंपनी की ट्रेसर 7 ml, या फिर डाउ एग्रोसंस की डेलीगेट इंसेक्टिसाइड 15 ml, बायर कंपनी की फेम 6 ml, दोनों तीनों में से कोई एक का स्प्रे कर दीजिए, कंट्रोल हो जाएंगी। इसके अलावा फंगस आते हैं, फंगस कोई भी आ रहे हैं आपकी नरमे की फसल पर तो किसी एक फंगिसाइड का स्प्रे करें। स्वाधीन फंगिसाइड 40 ग्राम, रोको फंगिसाइड 40 ग्राम, दोनों में से कोई एक 15 लीटर पानी घोल करके आपको स्प्रे करना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों समस्या तो और भी ज़्यादा आती है, जैसे फल फूल ड्रॉप होते हैं, यानी जो फ्लावर होते हैं फूल और फल यानी जो वॉल्स होती है, दोनों ड्रॉपनेस की समस्या आती है। तो यह ट्रेस में होता है, यानी पौधा जब ट्रेस में चला जाता है, या फिर मौसम ज़्यादा खराब रहता है, या फिर कम सिंचाई कर रहे हैं, न्यूट्रिएंट की डिफिशियंसी है, बहुत सारी समस्याएं हो सकती है दोस्तों, फल फूल ड्रॉप हो रहे हैं, तो इस कॉम्बिनेशन को दोस्तों आप फॉलो कर सकते हैं। जैसे बायर की प्लानोफेक्स 4 ml, या फिर टाबुली प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर पेक्लोबुटराजोल जो 40% वाली आती है दोस्तों 3 से 4 ml 15 लीटर पानी घोल करके स्प्रे कर दीजिए, दोनों में से कोई एक। अब हमारे किसान भाई कपास की फसल पर पीलापन की समस्या देखते हैं और NPK का स्प्रे करते हैं, तो जी हाँ सस्ते पर आप NPK का स्प्रे भी ले सकते हैं। NPK कैसे स्प्रे करना है, कब करना है, आइए समझते हैं। तो जो NPK है फर्स्ट स्प्रे है
तो जो फर्स्ट स्प्रे वनस्पतिक स्टेज पर फसल होती है तो सिंजेंटा क्वांटस 40 ml और एनपीके 19 100 ग्राम आपको 15 लीटर पानी घोल करके स्प्रे करना चाहिए। सेकंड स्प्रे फ्रूटिंग स्टेज पर यानी फ्लावरिंग फ्रूटिंग स्टेज पर दोस्तों सुमिटोमो की होसी 25 ml और एनपीके 13045 100 ग्राम 15 लीटर पानी में घोल करके स्प्रे करना चाहिए। अब जो हम आपको डोज बता रहे हैं यह आपको 200 लीटर नहीं बल्कि 15 लीटर की दर से डोज बतला रहे हैं। तो जितने पंप आपकी कपास की फसल पर लगने वाले हैं उस हिसाब से आप मेजरमेंट करके डोज को स्प्रे कर सकते हैं जितने पंप लगने वाले हैं। तो इस हिसाब से दोस्तों फलों और फूलों की ड्रॉपनेस और आप एनपीके का स्प्रे कर सकते हैं। अब विल्ट की समस्या आती है यानी फलता फूलता पौधा दोस्तों सूख जाता है तो नंबर 1 रेजिस्टेंस वैरायटी लगाना है। नंबर 2 फसल चक्र अपनाना है। लगातार उसी खेत पर आप लगातार 3 4 5 सालों से लगातार कपास की खेती करते आ रहे हैं तो थोड़ा सा चेंजेस कर दीजिए फसलों पर। आप कपास की जगह मक्के को भी लगा सकते हैं, अन्य फसलों को भी आप ग्रो कर सकते हैं। तो कहने का मतलब दोस्तों ये है कि फसल चक्र भी आपको अपनाना है। लगातार आपको बार बार कपास की खेती नहीं करनी चाहिए। अब रोकथाम प्रिवेंटिव रूप में बहुत बढ़िया आप कैसे कर सकते हैं तो 200 लीटर पानी लेना है, 500 ग्राम ट्राइकोडर्मा लेना है और 3 किलोग्राम गन्ने का गुड़ लेना है। इनको ठीक तरीके से घोल लेना है। 6-7 दिन तक घोल को रखिए, प्रॉपर सुबह शाम हिलाते रहिए और सिंचाई के साथ 1 एकड़ पर 200 लीटर जो घोल है उसको आपको सिंचाई के साथ सॉइल एप्लीकेशन से आपको जड़ों के पास पिला देना है। स्प्रे नहीं करना है, सॉइल एप्लीकेशन जड़ों के पास आपको पिला देना है। इस काम को आप 2 से 4 बार करिए दोस्तों। इस काम को यानी ट्राइकोडर्मा को 2 से 4 बार आप अपनी कपास की फसल पर पूरी लाइफ साइकिल पर इस काम को फॉलो करेंगे तो विल्ट की समस्या बिल्कुल भी देखने के लिए नहीं मिलने वाली है। तो इसके अलावा दोस्तों इस प्रकार आप रोग बीमारी को मेजरमेंट करके देखभाल करके जांच पड़ताल करके स्प्रे ले सकते हैं। अब आप चाहें तो दिन के हिसाब से भी हम आपको स्प्रे बतलाते हैं, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि आप उस हिसाब से भी स्प्रे करें और ऐसे स्प्रे भी कर लें दिन के हिसाब से। नहीं, बीमारी के हिसाब से आप इलाज कर सकते हैं। जिस प्रकार की बीमारी का प्रकोप है उस हिसाब से भी आप स्प्रे कर सकते हैं और दिनों के हिसाब से भी आप स्प्रे कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। फर्स्ट स्प्रे दोस्तों 40 से 60 दिन की फसल होती है तो आप इन दोनों कीटनाशक को स्प्रे कर सकते हैं। सेकंड स्प्रे 70 से 80 दिन की होती है। थर्ड स्प्रे 100 से 110 दिन और फोर्थ स्प्रे 120 से 130 दिन के आसपास की फसल होती है तो इनको 15 लीटर की दर से आप स्प्रे कर सकते हैं। तो इस हिसाब से दोस्तों आपको स्प्रे शेड्यूल चलाना चाहिए। कीटनाशक दवाइयों की स्प्रे आवश्यकता अनुसार ही आपको लेने चाहिए। कपास की फसल पर फर्टिगेशन शेड्यूल काफी ज्यादा इंपोर्टेंट विषय। कपास की फसल पर खाद का शेड्यूल, यदि आप साधारण तरीके से खेती कर रहे हैं और जानकारी एकड़ के हिसाब से दे रहे हैं तो आप साधारण तरीके से खेती कर रहे हैं, जड़ों के पास रूट जोन पर इन खादों को आप अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट खाद कपास की फसल दोस्तों 35 से 40 दिन के आसपास की होती है तो ये मान लीजिए 40 से 45 किलोग्राम यूरिया और उर्वरक खाद, जिंक सल्फेट 3 किलोग्राम से लेकर 5 किलोग्राम, इसके अलावा इफ्को की सागरिका दानेदार 8 किलोग्राम, इन तीनों को मिक्स करना है। सबसे पहले दोस्तों निराई गुड़ाई करनी है, 2-3 दिन की तेज धूप लगाना है, उसके बाद जड़ों के पास देकर सिंचाई कर दीजिए। जड़ों से ये मान लीजिए 3 से 4 इंच दूर जड़ों के पास देकर सिंचाई कर दीजिए, बेहतरीन रिजल्ट देखने के लिए मिलने वाले हैं। इसके अलावा सेकंड खाद 65 से 70 दिन की फसल होती है तो यूरिया और माइक्रो न्यूट्रिएंट जो कि आप डोज वीडियो पर देख रहे हैं, इस प्रकार इन दोनों को मिक्स करके प्रति एकड़ की दर से जड़ों के पास देकर सिंचाई कर सकते हैं। इस हिसाब से यदि आप साधारण तरीके से खेती कर रहे हैं तो 2 से अधिकतम 3 खादों की आवश्यकता पड़ने वाली है। इसके अलावा दोस्तों अब बात करते हैं जो किसान भाई ड्रिप से खेती कर रहे हैं तो वे वेंचुरी के माध्यम से इन खादों को नहीं बल्कि दूसरी खादों को देना पड़ेगा जो कि पानी पर घुलनशील खाद होती हैं। अब दोस्तों ड्रिप पर आप डीएपी को नहीं चला सकते, एसएसपी को नहीं चला सकते तो इन खादों को आप चला सकते। कौन सी खाद है? ड्रिप से खेती कर रहे हैं तो ये कॉम्बिनेशन केवल उनके लिए जो किसान भाई ड्रिप से खेती कर रहा है। साधारण के लिए अलग कॉम्बिनेशन था तो जो ड्रिप से खेती कर रहे हैं तो जो फर्स्ट कॉम्बिनेशन है 10 दिन से लेकर 60 दिन के मध्य 50 दिन यानी 10 से 60 दिन के मध्य जितने भी दिन हैं आप ये मान लीजिए 5-5 दिनों के अंतराल पर एक दिन में एक खाद देनी है। एनपीके 19-19-19 से एनपीके 12-61-0-17-44-0 ह्यूमिक एसिड माइक्रो न्यूट्रिएंट जो कि डोज आप वीडियो पर देख रहे हैं, इनको एक दिन में एक खाद को देना है। 5-5 दिन का अंतर रखना चाहिए 10 दिन से लेकर 60 दिन के मध्य।
सेकंड कॉम्बिनेशन 60 दिन से 90 दिन के आसपास की फसल होती है। तो इन कॉम्बिनेशन को जो कि आप देख रहे हैं लगभग 5-5 दिनों के अंतराल पर एक दिन में एक खाद को फॉलो करना है। थर्ड कॉम्बिनेशन 95 दिन से लेकर 130 दिन के आसपास की फसल होती है। तो 4-4, 5-5 दिनों के अंतराल पर इन खादों को दोस्तों छोड़ना चाहिए बेहतरीन रिजल्ट देखने के लिए मिलने वाले। बीच बीच में ट्राइकोडर्मा भी आप छोड़ सकते हैं यदि आप ड्रिप से खेती कर रहे हैं। ट्राइकोडर्मा के साथ कोई भी केमिकल, कोई भी रासायनिक का आपको मिक्स करके प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो इस हिसाब से हमारे किसान भाई आवश्यकता अनुसार कपास नरमा की फसल पर फर्टिगेशन शेड्यूल चला सकते हैं। अब बात करते हैं फर्स्ट हार्वेस्टिंग। तो जो फर्स्ट हार्वेस्टिंग दोस्तों 120 से 125 दिन के आसपास की फसल होती है। तो जो कपास के रेशा होते हैं हार्वेस्टिंग के लिए कॉटन तैयार हो जाती है। लाइफ साइकिल के ऊपर बात करते हैं तो कपास की जो फसल है दोस्तों 150 से 170 दिन के आसपास का समय लगने वाला है। थोड़ा सा लंबी फसल है, 150 से 170 दिन के आसपास का समय तो लग ही जाता है। लागत के ऊपर बात करें तो 20,000 रुपए के आसपास दोस्तों 1 एकड़ में लागत लगने वाली है। अब बात कर लें उत्पादन, तो 1 एकड़ में 13 से लेकर 15 क्विंटल आप 1 एकड़ से उत्पादन निकाल सकते हैं। यदि थोड़ा सा अच्छी भूमि है तो उत्पादन भी बढ़ने वाला है। बाजार भाव के ऊपर बात करें तो हमारे किसान भाइयों को 5,000 से लेकर 7,000 रुपए के मध्य प्रति क्विंटल का बाजार भाव देखने के लिए मिलता है। मुनाफा के ऊपर बात करें यदि हमारे किसान भाइयों का जो उत्पादन हुआ 14 क्विंटल और 6,000 क्विंटल का रेट मिल गया तो 14 में 6,000 का इंटू कर देंगे तो ये मान लीजिए 84,000 रुपये हमारा मुनाफा आ गया। लागत घटा देंगे, लागत लगी 20,000, तो जो नेट प्रॉफिट है शुद्ध आमदनी है 64,000 आप 1 एकड़ से कमाई कर सकते हैं। अब उस हिसाब से तो कपास की फसल पर बहुत ज़्यादा आप कमाई नहीं कर पाएंगे, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट नहीं है। लेकिन ये मान लीजिए कि लागत भी कम है, हल्की भूमि पर भी आप खेती कर सकते हैं, कम सिंचाई के साधन भी है, तो अभी आप कपास की खेती कम देखभाल पर भी एक अच्छा उत्पादन, लंबे रकबा पर आप कपास की खेती करके भी काफ़ी अच्छा प्रॉफिट दोस्तों निकाल सकते हैं। यदि उत्पादन बढ़ता है, बाजार भाव बढ़ते हैं तो आमदनी भी बढ़ने वाली है। तो हमारे किसान भाई कपास की खेती करके काफ़ी अच्छा प्रॉफिट निकाल सकते हैं। इन बातों को फॉलो आपको जरूर करना जो कि हमने आपको वीडियो के माध्यम से बतलाई। यदि आपको यह वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें। अधिक जानकारी के लिए इंस्टाग्राम पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं शिवकुमार 095। चलिए मिलते हैं इसी प्रकार के शिकार से जुड़ी नई नॉलेजेबल ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।